भारत को सिंध पर हमला देने का बयान इस हद तक महंगा पड़ गया है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो कुछ चीन ने कर दिया है, चीन के अंदर तैनात भारतीय सिफारती अमले की दौड़ों से आपको अंदाजा होता है। भारत की मीडिया जो इस वक्त सीख पा है, उसकी हालत देखकर आपको अंदाजा होता है कि चीन ने आखिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर ऐसा कर क्या दिया है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है और इस खबर पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान को वाकई KJ-500 दिफाई निजाम मिल चुका है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत की एक खातून शहरी बरतानिया से उन्होंने जापान जाना होता है, लेकिन 3 घंटे का उनका स्टॉप होता है, स्टे करना होता है शंघाई एयरपोर्ट पर। अब मामला ये होता है कि चाइनीज़ के इमिग्रेशन हुकाम आते हैं, उन खातून शहरी के डॉक्यूमेंटेशन और पासपोर्ट वगैरह देखते हैं, तो मालूम ये पड़ता है कि वो खातून रहने वाली हैं अरुणाचल प्रदेश की। अब वो चीनी इमिग्रेशन हुकाम उनसे ये कहते हैं कि देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और आपके पास पासपोर्ट है इंडियन। ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, लिहाजा आपको चीन के पासपोर्ट के ऊपर सफर करना पड़ेगा। इंडियन पासपोर्ट के साथ आप फर्दर आगे मजीद सफर नहीं कर सकती। अब वो खातून जो होती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, जो चाइना है और इंडिया है, इनके दरमियान अरुणाचल प्रदेश को लेकर कशीदगी रहती है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चीनी इमिग्रेशन हुकाम आए होंगे, मुझ पर भड़ास निकाल कर चले गए होंगे, इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि वैसे भी मैंने 3 घंटे के बाद यहाँ से चले जाना। लेकिन उन्हें इस मामले की संजीदगी और हसासत का तब मालूम होता है कि 3 घंटे के बाद उन्हें नहीं जाने दिया जाता, उन्हें रोक लिया जाता है। और इसके बाद वो खातून परेशान होती हैं। करती क्या है? वो ये करती हैं कि बरतानिया के अंदर अपने एक दोस्त को कॉल करती हैं और उन्हें तमाम सूरत हाल है उसे वो आगाह करती हैं। अब वो उनकी जो दोस्त बरतानिया के अंदर होती हैं, वो चाइना के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उन्हें कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि इस तरह की सूरत हाल हमारे शहरी को फेस करना पड़ी है शंघाई एयरपोर्ट के ऊपर, तो बराए करम कुछ ना कुछ जो है वो किया जाए। अब इंडियन एम्बेसी जो कि चाइना के अंदर होती है, उसका स्टाफ फौरी तौर के ऊपर भागता हुआ शंघाई एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाता है, वहां पर हुकाम से मुज़ाकरात करता है और तकरीबन 18 घंटे तक ये तमाम मामला लटका हुआ रहता है। वो 18 घंटे तक वो जो खातून है वो सफ़र नहीं कर पाती। 18 घंटे के बाद तमाम मामला कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो तय पाती हैं और उसके बाद उन खातून को इजाज़त दी जाती है कि ठीक है, आप जाइए और अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू कीजिए। अब इसके बाद जो है वो भारत का मीडिया इसके ऊपर सीख पा हुआ है और फिर चाइना के अगेंस्ट भारत क्या कुछ कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि एहतजाजी मरासला ही थमा सकता है। तो लिहाजा ये तय पाया कि जो चाइना की एम्बेसी है भारत के अंदर, उसे एहतजाजी मरासला ही थमाया जाता है और उसके साथ साथ चीन के अंदर भी भारत की तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। मामला मजीद जो है वो वज़ारत ख़ारिजा तक पहुँचता है और वज़ारत ख़ारिजा से जब मीडिया बताता है कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर चीन की वज़ारत ख़ारिजा का क्या मौक़िफ़ है, तो चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बड़ा एक दिलचस्प अंदाज़ के अंदर ये जवाब आता है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, चाइनीज़ इमिग्रेशन हुकाम ने ऐसा गलत क्या किया। ये तो बिल्कुल एक तारीख़ी बात है और हर लिहाज से हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना ही का हिस्सा है, तो लिहाजा उन खातून को ये चाहिए था कि वो चाइना के पासपोर्ट के ऊपर सफ़र करती। वो तो इसके ऊपर नहीं कर सकती इंडियन। तो मतलब जो तवक्को की जा रही थी कि चाइना का वज़ारत ख़ारिजा है, वो शायद ये कहे कि ठीक है, हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, चीनी इमिग्रेशन हुकाम से गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। लेकिन उन जो चीन की वज़ारत ख़ारिजा है, उन्होंने उल्टा ये बयान दिया कि इसमें कोई गलत नहीं हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। यानी चाइना की आप पॉलिसी को समझिए और मुस्तकिल मिजाजी को समझिए कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पर बड़ा क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान का नज़रियाती तौर के ऊपर ये बुनियादी असास है ही नहीं है कि वो तोसी पसंदी जो है वो पसंद करें। इस खत्ते के अंदर भारत ही का ये एक नैरेटिव है अखंड भारत के नाम से। और फिर जब आप ये देखते हैं ना कि भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब जब वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर ज़मीनें तो यहाँ से वहाँ भी हो जाती है, मुमकिन है कि सिंध जो है वो कल को भारत के साथ आकर मिले और सिंध जो किसी ज़माने में भारत ही का हिस्सा हुआ करता था, वो हमारे साथ आकर दोबारा मिल जाए और इसके ऊपर बड़ी तालियां बजाई जाती हैं। अब चूँकि बीजेपी का ये स्टैंडर्ड नहीं है कि वो किसी ऐसे वज़ीर का इंतख़ाब करें जो तारीख़ी लिहाज से तमाम चीज़ों को जानता हो, पढ़ता हो, क्योंकि यहाँ पर तो वज़ारत उसको मिलती है जो रेटिंग के लिहाज से जो ज़्यादा इश्तिहाल अंगेज़ कौन सा बयान दे सकता है, उसे उस हिसाब से वज़ारत दे दी जाती है। वरना राजनाथ सिंह साहब अगर तारीख़ के स्टूडेंट्स होते तो उन्हें पता होता कि इस खत्ते के अंदर अगर डिवीज़न थी तो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अल हिंद कहा जाता था या फिर अल सिंध कहा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध 5000 साल पहले भी एक रियासत के तौर के ऊपर और एक आज़ाद देश की हैसियत से यहाँ पर मौजूद था, वो भारत का कभी हिस्सा नहीं हुआ करता था। बहरहाल एक लंबी डिबेट है, ये इसमें चीज़ें बयान की जा सकती हैं, लेकिन कैसा ही इत्तेफाक है
कि भारत जब पाकिस्तान के सिंतास मायदे की बात करता है, मअतल करने की बात करता है, तो चीन कहता है कि खाली दरिया आप ही के साथ नहीं आते हैं बल्कि आपसे भी ऊपर आते हैं और वो कंट्रोल भी हमारे पास है। फिर भारत की तरफ से सिंध के ऊपर हमला करने का ऐलान होता है तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत के शहरियों को रोक दिया जाता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है, लिहाजा आपको चाइनीज़ के पासपोर्ट के ऊपर ही सफ़र करना पड़ेगा। तो ये क्या इत्तेफाक है? या चाइना दरअसल बताता है कि आप जो करेंगे टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी होगी। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि भारत के अपने ही दिफाई तज्जियाकार जैसे कि प्रवीण साहनी साहब जैसे एक मोतदिल और गैर जानिबदार ये बार बार ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह साहब को ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात नहीं देने चाहिए, और वो भी एक ऐसे वक्त में नहीं देने चाहिए जब आपकी तैयारी भी नहीं है। वो उनके बकौल कि अच्छा, इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। ये जो अखंड भारत वाला नज़रिया, ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह साहब ये खाली तनहा हैं कि इन्होंने ये बयान दिया। हमें मुझे याद है कि 1998 के अंदर भी अगर आप वो किताब पढ़ते हैं उस वक्त की अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा की इंगेजिंग इंडिया के नाम से, उसके अंदर भी उन्होंने अपनी एक मुलाकात का हाल अहवाल जो है वो दर्ज किया है, जो उस वक्त उन्होंने भारत के वज़ीर ख़ारजा से की थी, जिसके अंदर भारत के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अमेरिकी हुकाम के सामने बड़ा खूबसूरत मंजरनामा एक नक्शा बनाकर पेश किया गया था कि पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, हम इन सारों को मिलाकर इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्क बन जाएंगे। और यही वो सोच है अखंड भारत वाली। अब वही काम अगर चाइना कर रहा है तो फिर भारत को इतराज़ नहीं होना चाहिए, उनके मीडिया को सीखपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तोसी पसंदी वाला नज़रिया अगर आपका दुरुस्त है तो फिर चाइना का भी दुरुस्त है। चाइना भी ये कहता है कि बरतानवी साम्राज्य के वक्त जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी गलत तकसीम हुई और इसके ऊपर 1962 के अंदर जंग भी हुई चीन और इंडिया के दरमियान, जिसके अंदर अच्छा खासा भारत को नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब जो दिफाई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि भारत को अब ये समझ लेना चाहिए कि वो टैक्टिकल वार की तैयारी जो अभी तक करने की तैयारी कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, वो टैक्टिकल वार तो एक्सपायर ही हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो ऑपरेशनल वार के अंदर इंतहाई बढ़तरी हासिल कर चुका है और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान ने वो सलाहियतें हासिल कर ली हैं जो भारत इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये बात मैं नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो 800 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसमें बताया ये गया था कि किस तरह से इस 4 रोज़ा जंग के अंदर पाकिस्तान को भारत के ऊपर अस्करी बढ़तरी हासिल रही और किस तरह से पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट, अपनी फ़ज़ाइया का बेहतरीन इस्तेमाल करके भारत की जो एयरफोर्स है उसे किस हद तक मुश्किल में डाला और भारत के दिफाई निज़ाम को किस हद तक मुश्किल में डाला। और ना सिर्फ ये रिपोर्ट यहाँ तक ये बयान करती है बल्कि मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो भी बताती है कि अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर चाइना की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 40 के करीब पाकिस्तान को जल्द मिलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ भी बातें की जा रही हैं कि HQ-19 और KJ-500 दिफाई निज़ाम जो जदीद तरीन चाइना के दिफाई निज़ाम है वो भी अनकरीब पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। ये तमाम तर अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट कह रही है। अब जो ये बात मैं कर रहा हूँ कि भारत अभी तक टेक्टिकल वार के अंदर ही लगा हुआ है, ऑपरेशन वार के अंदर उसका दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, ना ही उसकी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता बयानात की हद तक आपको तैयारी जरूर नजर आ रही है। देखिए ऑपरेशन वार के अंदर फर्क क्या है, जो मैं बार बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑपरेशनल वार के अंदर वही है जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से हल्की सी झलक दिखाई गई थी, और वो ये था कि इस वार कैटेगरी के अंदर होता यह है कि आपके सामने दुश्मन की फौज तो आ गई है, यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के सामने इंडियन फौज तो आ गई है, चाहे वो इंडियन फाइटर जेट आ चुका है या ज़मीन से जो है वो इंडियन आर्मी आ चुकी है। लेकिन ऑपरेशन वार के अंदर होता यह है कि आपने सामने वाले दुश्मन का तो मुकाबला करना ही है। सबसे मेन चीज़ और पहला वार उसके ऊपर किया जाता है कि ये जो फौजी, ये जो पूरी ब्रिगेड हमारे सामने खड़ी है, इसकी सप्लाई चेन को पहले तोड़ना है, इसका राबता पीछे कंट्रोल रूम या कमांड सेंटर से मुनक़ता कर देना है, ताकि मज़ीद इसके पास ना ही इंफॉर्मेशन पहुँच सके और ना ही कोई मज़ीद जो सप्लाई है वो इस तक पहुँच सके। तो ऑपरेशनल वार के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 1.0 के अंदर सबसे पहला काम ही ये किया। पहले फाइटर जेट के अंदर बैठे हुए उस पायलट का राबता कमांड सेंटर के साथ मुनक़ता किया, उसके पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। साइबर डिपार्टमेंट ने अपना काम किया। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अहम हसास जो इदारे थे भारत की आर्मी के, उनके तमाम सिस्टम्स को बंद कर दिया गया, वो बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे। उन्हें आप ये कह सकते हैं कि तमाम का तमाम जो है ना एक किस्म का ब्लैकआउट हो चुका था जो भारत पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो ये वो बात है जो बार बार मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारत के अपने दिफाई एक्सपर्ट प्रवीण साहनी जैसे जो शख्सियात हैं और भी जो दीगर शख्सियात हैं वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तो इस ऑपरेशन वार के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाता हुआ नजर आ गया। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद
पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की कमी को महसूस किया उसे फौरी तौर के ऊपर फिल किया, जैसे रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बनाई। और ये बात खुद इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि चाइना इस चीज़ के ऊपर रजामंद हो गया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे सकता है। अब चूंकि ये फोर्स भी बन चुकी है, मुमकिन है दे भी चुकी है, और पाकिस्तान की तरफ से भी खबरें सामने आती रहती है कि पाकिस्तान भी अपने तीन तजर्बात करता रहता है। तो भारत को अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का क्या लेवल है, और यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के मामले के ऊपर भारत ने चाइना से क्या लड़ना है कि वो तो पाकिस्तान ही का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये वो तमाम वो चीज़ें हैं। हम हमेशा आखिर में ये ज़रूर कहा करते हैं कि जंगे इस मामलात का हल नहीं हुआ करती, तोसी पसंदी वाले फार्मूले को हमें तर्क करना पड़ेगा। तारीख़ी तौर पर जो हक़ाइक़ है हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस खत्ते में बसने वाले जो बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी मईशत के लिए और अपने ममालिक की मईशत सुकून के लिए हमें जंगों से निकल कर जो है वो तिजारत को फ़रोग़ देना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उसके लिए कि भारत को बिलख़ुसूस ये जो अखंड भारत वाला तुसी पसंदी वाला फार्मूला है, इससे पीछे हटना होगा। जब ये पीछे हटा जाएगा उसी के बाद तमाम मामलात के ऊपर बात भी की जा सकती है। लेकिन अगर भारत अखंड भारत के नज़रिए पर रहा तो भारत को ये याद रखना चाहिए कि फिर चीन अरुणाचल प्रदेश को लेने के अंदर अगर वो रुक रहा है तो ज़ाहिर है अपनी किसी हिकमत अमली के तहत ही रुक रहा है, वरना जानते ये आप भी हैं कि आपकी उस हद तक कैपेसिटी नहीं है कि आप अरुणाचल प्रदेश का दिफा कर सकेंगे। तो तमाम तर वो डिटेल्स हैं, चीज़ें हैं, हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखी हैं तज्ज़िये की सूरत में, मुशाहिदे की सूरत में। आप मुमकिन है आप इससे इख्तलाफ करें, इत्तफ़ाक़ करें। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख़्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब